हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप पूछेंगे कि इसके आगे वाले क्वेश्चन, तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो जिनको भी क्वेश्चन नंबर 1 वाला वीडियो देखना है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल्स दिए गए ना, इनकी डिग्री हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा, डिग्री क्या होता है, क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसको ध्यान से देखने का। ठीक है, उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, है ना। तो चलो अभी देखते जाओ आप लोग। ये रहा आपका पहला पोलिनोमियल, क्या दिया यहाँ पे? 5 + 3x raised to 4। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, एक ही वेरिएबल है ना, जिसका पावर क्या है? 4। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, मतलब इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। चलो अभी इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो ऐसे आंसर करके थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देना। क्या लिखोगे कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? 5 + 3x raised to 4 इज, बताइए इसका डिग्री क्या है? 4 है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे 4 और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? 7। अभी हमें ये जो 7 पोलिनोमियल है ना, इसका डिग्री फाइंड करना है। तो बताइए मैंने आप लोग को क्या सिखाया कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, तो उसमें डिग्री क्या होता है? 0 होता है। कैसे 0 होता है, चलो आपको बताती हूँ। जैसे कि ये आपका 7 है, 7 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 × 1 करके लिख सकते हैं, बराबर। अब एक बात तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि ये जो है ना, रुको, ये जो 1 है, 1, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और अगर उसका पावर क्या है? 0 है, तो फिर उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो 1 है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? x raised to 0 करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या है? 7x raised to 0। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x, जिसका पावर क्या है? 0। यानी कि यही इसका हाईएस्ट पावर होगा ना, क्योंकि इसमें तो एक ही वेरिएबल है। ओके, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखिएगा कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, चलो यहाँ पे लिखो कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया ना, फिर आपको ये जो प्रॉब्लम सेट है ना, वो भी बहुत ही सिंपल लगेगा। ओके, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 7 = 0। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे तीसरा सवाल देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ax raised to 7 + bx raised to 9। और यहाँ पर इन्होंने एक और बात बोली है कि a और b यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आप जानते हो ना, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि a का मतलब क्या? यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और b कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। ओके, तो देखिएगा, हमें तो वेरिएबल से मतलब है ना। जब भी हमें क्या करना है, पोलिनोमियल का डिग्री बताना है, तो उसमें हमें वेरिएबल से मतलब होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, दोनों जगह x है, मतलब इस पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इसमें देखिएगा जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? देखो इसमें x का पावर 7 है और यहाँ पर x का पावर क्या है? 9 है। तो बताओ 7 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है। यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, चलो लिख देते हैं इसका आंसर। क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ax raised to 7 + bx raised to 9 इज क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, काफी आसान था। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ये भी सिंपल है। देखो इसमें क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, जो पोलिनोमियल्स रहते हैं उनको ना, मतलब जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से लिखते हैं? सबसे पहले मतलब एक ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले जो बड़ा, मतलब जिस वेरिएबल का पावर
मतलब सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से करके लिखते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को लिखते हैं, है ना। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको 0 कंसिडर करके लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी आपके पास मतलब टर्म्स दिए गए हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, अरेंज करना है अच्छे से, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल का है, देख लो, मतलब कहाँ पर है, कौन से टर्म में। तो इसमें देखिएगा ये है सबसे बड़ा, है ना। देखो 7x⁴, बाकी सब तो इससे छोटे छोटे हैं, तो पहले हम इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 7x⁴ को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इससे थोड़ा छोटा ये रहा x³, तो यहाँ पे लिखेंगे -x³, ठीक है। ये मैं लाइन मिटाते जाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा क्या दिया, ये देखो स्क्वायर वाला टर्म भी है, तो 3 के बाद तो क्या आना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म ही आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x² और फिर ये x आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, है ना। तो आप देख सकते हो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, बस इतना ही करना था, कितना आसान था ना। चलो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, वेरिएबल का पावर देखना है और उसको मतलब एक सीक्वेंस में लिखना है, बड़े से छोटा, मतलब बड़े से छोटा करते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कौन से टर्म का है, इसका है ना, यहाँ पे देखो, है ना, ये वाले टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 4, तो पहले हम इसको लिखेंगे 5p⁴, ठीक। चलो फिर उससे थोड़ा छोटा ये रहा, इसको लिखो +2p³, फिर इससे थोड़ा छोटा ये रहा, देखो इसके बगल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10p², फिर इससे थोड़ा छोटा तो ये रहा +p, यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में आ जाता है कांस्टेंट टर्म जो हमने लिख दिया, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो, सारे टर्म्स को लिखा है ना, इसको लिख चुके हैं, इसको भी लिखा, इसको भी और इसको भी, सारे के सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप ये दोनों देख लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर दिए गए पोलिनोमियल्स को हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म कैसा होता है, तो ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं उनको कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या करने का, आपके पास जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसे आप इंडेक्स फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद उसका कोएफिशिएंट फॉर्म आप बता सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x⁴ + 16, यही है ना हमारा क्वेश्चन, मतलब हमारा पोलिनोमियल x⁴ + 16। तो इसे सबसे पहले ना इंडेक्स फॉर्म में लिखिए, ओके। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, अगर इसमें कुछ भी टर्म मिसिंग है तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x⁴, है ना। उसके बाद क्या आना चाहिए, अगर सीक्वेंस वाइज चला जाए तो उसके बाद क्या आना चाहिए, क्यूब वाला टर्म आना चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे। क्या लिखेंगे, 0x³, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था, स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था, है क्या, नहीं है ना। चलो इसको भी 0 मान लो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0x²। फिर उसके बाद ओनली x वाला टर्म आना चाहिए था, वो भी इसमें नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे 0 ही कंसिडर करेंगे। फिर क्या आता है, तो कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट इसमें है क्या, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, +16, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 16 लिख देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, दिए गए पोलिनोमियल को सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखा, अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म बताना है ना, तो चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म, ये तो एकदम सिंपल है, क्या करने का, जल्दी से बोलो, ऐसा ब्रैकेट बनाओ और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को उठाते जाइए और इसमें ला करके लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा वेरिएबल x⁴ है, इसका कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। कोएफिशिएंट आप जानते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ओके। तो देखिएगा इसमें ये वाला वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, ओके। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से बोलिए, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद देखो इसमें 0 है ना, और यहाँ पे देखो वेरिएबल का
जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 0, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको जैसा का तैसा यहाँ पे ला करके लिख देने का है ना। तो ये क्या हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x⁴ + 16 का कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, तो 1 0 0 0 और 16। ओके क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो इसका भी सेम वही काम करना है, सबसे पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म आप बता सकते हो, है ना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पहले हम उसको लिखते हैं 5m⁵ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15। चलो अब इसका ना कौन सा फॉर्म बताओ, इंडेक्स फॉर्म। ओके ये m⁵ है। चलिए अभी इसका इंडेक्स फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे रुको, मैं ना थोड़ा नीचे ले लूँ, फिर इसमें ये आ पाएगा। मुझे ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए था इसके लिए, पर मैंने नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, m4 आएगा फिर 3 आएगा, इसमें नहीं आ पाएगा। चलो यहीं पे हम करते हैं, आपको समझेगा। सबसे पहले m⁵, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो क्या आना चाहिए था, मतलब वो टर्म आना चाहिए था जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो 4 हो। ऐसा कुछ इसमें है क्या, नहीं है ना, तो उसको आप लोग 0 मानो। क्या लिखोगे 0m⁴, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब वाला आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्यूब वाला टर्म भी नहीं है तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, 0m³। फिर स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था, तो स्क्वायर वाला टर्म इसके अंदर है क्या, ये देखो इसमें है ना। जो है उसको लिख देने का और जो नहीं है उसको 0 मानो। ओके तो देखो यहाँ पे है ना प्लस 2m² लिख देते हम। फिर क्या आना चाहिए था, ओनली मतलब बस वेरिएबल आना चाहिए था जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो 1, तो ये रहा ना 3m। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3m और लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है 15, ये लीजिए मैंने लिख दिया बराबर। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोगों को बताना है, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे लिखते देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा। चलो अब इधर ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल क्या है m⁵, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। जी हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर देखो इसमें 0 लाइन से लिखते जाने का, यहाँ पर भी देखो 0। उसके बाद क्या है, देखो स्क्वायर वाले टर्म का मतलब m² का कोएफिशिएंट क्या है 2। देखिएगा m का कोएफिशिएंट 3 और लास्ट में है 15, तो लिख दीजिए। ओके तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन था, ये सेकंड सब क्वेश्चन था। ओके क्लियर, समझ में आया ना। यहाँ पे मैं चाहूँ तो लाइन भी खींच देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग है। ठीक, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये भी सिंपल है। देखो इसमें क्या लिखा है कि राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे पॉलिनोमियल्स के ना यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया गया है, तो ये फॉर्म दिया गया है, कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे पॉलिनोमियल्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म आप जानते ही हो, है ना। और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज करना है, x का। अगर ऐसा कुछ बोला नहीं रहता, मतलब वेरिएबल के बारे में अगर इन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, x y z कुछ भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमें वेरिएबल क्या लेना है, x लेना है, तो हमें वेरिएबल x लेकर के ही इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे होगा, ये भी सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने मतलब पहले भी सॉल्व किया है ना। तो क्या करना होता है, पीछे से नंबरिंग करनी होती है, जानते हो ना। चलो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 के बाद यहाँ पे काउंटिंग देखो, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है, लेकिन इसमें आपको काउंट करना है 0 से। ठीक, देखो यहाँ पे 0, पीछे आ जाओ 1, फिर इसके मतलब इधर आइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और लास्ट में आ जाएगा 4। ठीक, अब ध्यान से देखते जाना। रुको, इसको थोड़ा और मैं नीचे लेके जाऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है 3 है, तो हम लिख देंगे 3। ठीक है, फिर वेरिएबल हमें x लेना है। अब इसका पावर हम क्या लेंगे, तो ये जो नीचे हमने लिखा है ना, नीचे क्या लिखा है 4 लिखा है, यानी कि यहाँ पर x का पावर क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा इधर क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, उसके साथ हमने ये वेरिएबल लगा दिया। अब इसका पावर क्या होगा, तो देखो इसके नीचे हमने क्या लिखा है 3, तो 3 मतलब इसका पावर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, इसके साथ ये लगाएंगे वेरिएबल बराबर, और इसका पावर हम क्या लेंगे, तो 0 के नीचे क्या लिखा है 2, यानी कि इसका पावर क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या है 7, तो हम इधर लिख देंगे 7, और फिर इसके साथ हम लोग ये वेरिएबल यूज करेंगे x, और इसका पावर क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या लिखा है 1, यानी इसका पावर क्या आएगा 1। और आप जानते होगे अगर किसी वेरिएबल का पावर 1 है तो वो हमें ऐसे लिख करके दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है 18, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया।
और 18 को आप ऐसे ही लिखो क्योंकि आप जानते हो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगाया और इसका पावर 0 किया क्योंकि इसके नीचे मैंने 0 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 1 और 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसीलिए ये ना लिखो तो भी चलेगा, है ना, यानी कि लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिख देने का मतलब वो क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, आप देख सकते हो। अब मैं इसको ना मिटा देती हूँ, बस ये आपको समझने के लिए था, एग्जाम में मत लिखना ये सब कुछ, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से, तो बस इतना ही काम करना था, वैसे ही इसको भी करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, फिर से नंबरिंग करो, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 2 3, ठीक है, सबसे पहले क्या है 6 लिख दो, यहाँ पे लिखा है x, अब इसका पावर क्या आएगा, यस वेरी गुड 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या है 1 1 मतलब देखो 1 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, इसका पावर क्या आएगा 2। अब मुझे एक बात बताओ 1x और x में कुछ डिफरेंस होता है क्या, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या ऑलरेडी 1 है, ओके, तो ये नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, बस यहाँ पे x² लिख दो, इट्स ओके, क्या लिखोगे x², फिर उसके बाद क्या है 0 तो 0 लिखना, x इसका पावर क्या आएगा 1 तो पावर 1 लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में क्या है बच्चों 7, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इसका पावर 0 तो 7x रेज टू मतलब x रेज टू 0 का पावर 0 का आंसर क्या होता है 1 होता है, इसके लिए आप बस 7 लिख करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ना मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके चलो फटाफट से बताओ। तो अभी आप लोगों के लिए ये सवाल मैं दे रही हूँ, इसका इंडेक्स फॉर्म बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसके साथ साथ ना मतलब अच्छे तरीके से लिख दो अगर आप लोगों को आता है तो, बाकी मैं तो लिख करके बताऊंगी, है ना, उसकी चिंता मत करना, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके लिखिए, ओके। चलिए, जिनको भी आता होगा लिखा ही होगा उन्होंने, और सभी बच्चों ने लिखा ही होगा, मैं अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो नंबरिंग करते आओ 0 1 2 3, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, x इसका पावर क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या लिखा है 3, यानी इसका पावर क्या आ जाएगा 3, फिर उसके बाद क्या है 5, तो यहाँ पे लिखा 5x इसका पावर क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या लिखा है 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या -3, यहाँ पे x लिखा है, इसका पावर क्या आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और लास्ट में क्या है 0, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0 लिख दोगे, ठीक है। तो ये 0 ना लिखा तो भी चलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो ना, 4x³ + 5x² - 3x, है ना, क्योंकि ये 0 का कुछ मतलब है नहीं। अच्छा, इन्होंने बोला था इंडेक्स फॉर्म ना, तो 0 लिखिए, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में सब कुछ रहता है, इसीलिए 0 आप लिखो, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या लिखा है कि एट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी कि हमें अभी क्या करना है, मतलब जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो क्या करने का, पहला पोलिनोमियल लिखो यहाँ पे 7x⁴ - 2x³ + x + 10, ठीक, ये 10 है, फिर प्लस करना है ना, तो यहाँ पे प्लस, दूसरा पोलिनोमियल क्या है लिख दीजिए 3x⁴ + 15x³ + 9x² - 8x + 2, ठीक है। अभी क्या करने का, सबसे पहले तो जो भी पोलिनोमियल्स दिएगा उनको ब्रैकेट में लिखना, फिर उसके बाद से ब्रैकेट हटाओ, ठीक है। चलो ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x⁴ - 2x³ + x + 10, फिर प्लस, अभी इन सभी को भी ऐसे ही लिख दो 3x⁴ + 15x³ + 9x² - 8x + 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो लाइक टर्म्स जो भी रहेंगे ना उनको हम साथ में लेकर के सॉल्व करेंगे। अभी आप ध्यान से देखना, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है 7x⁴, और कहीं पे 4 वाला टर्म है क्या, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों है ना लाइक टर्म्स, 7x⁴ 3x⁴, दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करो, तो देखो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 3 कितना होता है 10 होता है ना, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x⁴, चलो मैं लिख देती हूँ 10x⁴, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये है क्यूब वाला टर्म, है ना, और कहीं पे क्यूब वाला टर्म है, ये रहा देखो -2x³ + 15x³, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो ये माइनस में, ये प्लस में, यानी कि माइनस होगा, तो 15 में से 2 गया तो कितना आएगा 13, यहाँ पे हम लिखेंगे 13, और इधर इसका वेरिएबल क्या आ जाएगा x⁴, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है,
तो उसके बाद यहाँ पे देखना ये x है और कहीं पे x वाला टर्म है क्या, तो ये देखो ये रहा है ना, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला टर्म और कहीं पे है नहीं है, चलो उसको जाने दो, अभी बाद में हम देखते हैं, पहले इन दोनों कर लेते हैं। देखो ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस एक्स माइनस 8x मतलब ऐसे है x माइनस 8x, आंसर क्या आएगा, तो देखो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा है ना। देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7, और माइनस में कि प्लस में, तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन, ये है ना, ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाते हैं, मतलब इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -7x लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये कांस्टेंट है और कहीं पे कांस्टेंट है, ये रहा ना, तो 10 दो कितना होता है 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12, और कुछ यहाँ पे छूट रहा है, ये देखो ये छूट रहा है, तो इसको लास्ट में लिख दो 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए, सबसे पहले 10x⁴, फिर 13x का क्यूब, उसके बाद इसको ले लो प्लस 9x², फिर ये -7x लिख दो, फिर यहाँ पे लास्ट में +12, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो, मतलब ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे सेकेंड वन, तो इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों जो हमारे पोलिनोमियल्स हैं उनको लिखने का, किस में लिखने का, ब्रैकेट में लिखने का, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। पहला पोलिनोमियल बोलो जल्दी से, 3p³ 3p³ और ये क्यूब, फिर यहाँ पे 2p², उसके बाद से क्यूब +7, प्लस करना है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। फिर ये दूसरा पोलिनोमियल लिखो, क्या दिया है, 2p² प्लस 4p³ माइनस 2p³ और ये क्यूब, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको हटाएंगे। तो चलिए इसका ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3p³ और ये क्यूब प्लस 2p², फिर ये क्यू आ गया, फिर यहाँ पे लिखा मैंने +7, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, अब इन सभी को भी लिख दो, 2p² प्लस 4p³ माइनस 2p³ और यहाँ पे लिख दिया q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेकर के सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3p³ और कहीं पे p³ है क्या, मतलब इसी के जैसा सेम टू सेम, यानी कि लाइक टर्म, तो ये दोनों है ना लाइक टर्म्स, देखो p³ और q, यहाँ पर भी p³ q, दोनों सेम टू सेम है ना, तो इन दोनों को हम एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है -2, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, -2 है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1p³ और यहाँ पे q आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, कितनी बार तो बता दिया, कुछ नहीं, मतलब 1 ही होता है, तो 1 लिख, मतलब 1 को लिख करके यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है 2p² और q, ठीक है, और कहीं पे है ऐसा, ये देखो यहाँ पर है ना, तो इन दोनों को हम एक साथ लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो देखो दोनों किस में है, प्लस में है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितना होता है 4, फिर उसके बाद p², यहाँ पे q आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये +7 लिख देते हैं हम, क्योंकि और कोई कांस्टेंट हमको दिखाई दे नहीं रहा, और क्या छूटा है यहाँ पे, ये देखो ये प्लस 4p³, ठीक। अब इसको अच्छे से हम अरेंज करके लिख देते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट में इसको होना चाहिए था अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो। फिर उसके बाद इसको लिख लो, फिर यहाँ पे +7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पोलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि पहले पोलिनोमियल में से हमें दूसरे वाले पोलिनोमियल को माइनस करना है। तो चलो फिर देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो पहले हम फर्स्ट पोलिनोमियल को ही लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, 5x² - 2y + 9, -2y + 9, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, किसको माइनस करना है, इसको, तो चलो लिख दो 3x² + 5y - 7, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको हटाना होगा, चलो हटा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5x⁻², मतलब 5x² - 2y + 9, फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हर एक टर्म में हो जाएगा, ठीक है, जानते हो ना, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस -3x² यहाँ पे आ जाएगा, समझे ना, ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस, ये मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5y - 5y, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +7, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं।
तो लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करने का 5x² माइनस 3x², तो 5 में से 3 गया तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2y माइनस y, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7y। फिर कांस्टेंट टर्म को देख लो, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, बस यहाँ पे लिख देना 16। और कुछ बचा हुआ है, ये देखो, इसको लिखा, ये भी, अच्छा ये आया क्या, हाँ ये भी आया, हाँ सब कुछ तो आ चुका है, बस यही आपका फाइनल आंसर है ना, सब कुछ हमने लिख लिया है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पोलिनोमियल में से सेकंड को माइनस करना है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, ये दूसरे वाले को, यानी कि x² माइनस 2x प्लस 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। चलो फिर माइनस करते हैं। तो क्या करना होगा, ब्रैकेट सबसे पहले हटाना होगा। तो यहाँ पे आएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, फिर माइनस का साइन, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये किस में आएगा -x², फिर माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2x² माइनस x², तो 2 में से 1 को माइनस करो, 1 आएगा यानी कि x²। फिर उसके बाद 3x प्लस 2x दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, और 5 में से 3 गया, देखो 5 और 3 दोनों कांस्टेंट है ना, तो दोनों को हम एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2, और प्लस में कि माइनस में, तो ये प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, आप इसका रीजन जानते हो क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में, इसके लिए इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बारी है 8th क्वेश्चन की। तो हमने प्लस किया, माइनस किया, अब बारी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना भी आप जानते हो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ सॉल्यूशन। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखना, क्या लिखेंगे, m³ माइनस 2m प्लस 3। फिर उसके बाद दूसरा पोलिनोमियल क्या है, m⁴ माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ठीक है। देखो जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कैसे करना है पहले सुन लीजिए। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले ये पहला वाला टर्म उठाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर ये जो लास्ट में टर्म है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, ठीक है, समझे ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, m³ जिसका मल्टीप्लाई हमें इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो डायरेक्टली करूँ, आप लोग समझ पाएंगे, चलिए अभी डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। वरना लिखने जाएंगे ना तो ये लिखो, फिर जाके ये पूरा ब्रैकेट लिखो, फिर ये लिखो, फिर पूरा ब्रैकेट लिखो, इससे अच्छा हम डायरेक्टली कर देते ना। चलो अब आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखो m³ का मल्टीप्लाई ये सारे टर्म्स में करना है, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो m³ इंटू m⁴ आंसर क्या आएगा, आप जानते हो बेस सेम रहे तो पावर्स जुड़ जाते हैं। तो 3 और 4 मिलाकर के कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा m का पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर m³ का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँ तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2m, और m का पावर क्या आएगा, तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, 3 2 मिलकर के कितना हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, m³ का मल्टीप्लाई इसमें करो 3m में करो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और m, इसका पावर क्या आएगा, इसका पावर क्यूब है और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर इसका पावर आ जाएगा 4। फिर m³ का मल्टीप्लाई इस 2 में करो तो क्या आएगा 2m³, ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या किया, ये m³ का मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में कर दिया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब ये जो -2m है ना, इसका मल्टीप्लाई हमें ये सारे टर्म्स में करना है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो देखते जाओ, -2m का मल्टीप्लाई अगर मैं प्लस m⁴ में करूँ तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -2, और इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, यानी m का पावर यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक। फिर -2m का स्क्वायर, तो माइनस माइनस दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिखा m, इसका पावर क्या आएगा, यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 कितना होता है 3, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो -2m है इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो -2m प्लस 3m, तो इसका आंसर तो माइनस में ही आएगा। देखो इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 3 6, और m का पावर क्या आएगा, देखो इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, एक कितना होता है 2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो -2m इंटू +2, तो क्या आएगा 2 2 4, और यहाँ पे माइनस आएगा है ना,
और ये जो वेरिएबल है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो -2m था इसका भी मल्टीप्लाई ये सब में कर दिया। अब बारी है 3 की, मतलब 3 का, तो 3 का भी मल्टीप्लाई हम लोग ये सारे टर्म्स में करने वाले हैं। तो देखते जाइएगा आप लोग। देखिए 3 × m⁴, यहाँ पे आएगा 3m⁴, फिर 3 × -2m का स्क्वायर, तो 3 2 6 माइनस में आएगा और यहाँ पे लिखेंगे m का स्क्वायर, फिर 3 × 3m, तो 3 3 9m आ जाएगा और यहाँ पे 3 × 2, तो 3 2 6। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसके आगे का तो आप जान ही जाओगे क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेकर के सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है m⁴, और कहीं पे m⁴ है देख लो, और कहीं पे नहीं है, तो इसको आप जैसा का तैसा लिख दो m⁴। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। -2m⁵, और कहीं पे 5 वाला टर्म है तो ये रहा और ये रहा, और कहीं पे है नहीं है। तो देखो दोनों माइनस में है ना, जब भी दो टर्म्स माइनस में होते हैं तो जोड़ देने का, 2 और 2 मिल करके यहाँ पे आएगा -4m⁵। ठीक है, फिर उसके बाद ये m का पावर क्या है 4, और कहीं पे 4 वाला है, ये देखो यहाँ पर, और कहीं पे नहीं। तो देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 6m का पावर 4। ठीक, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है ना। फिर ये क्यूब वाला, ये देखो, और कहीं पे क्यूब वाला यहाँ पर है, तो दोनों प्लस में है, 2m³ + 4m³, तो 2 4 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6m का क्यूब। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आइए -6m का स्क्वायर, और कहीं पे स्क्वायर है, ये देखो -6m का स्क्वायर, दोनों माइनस में है। जब भी दो नंबर्स माइनस में होते हैं दोनों जुड़ जाते हैं, पर साइन किसका आता है माइनस का। 6 से कितना 12, और यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखो -4m + 9m, तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा 5, यहाँ पे लिख देंगे m। उसके बाद यहाँ पे ये देखो लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म लिख दीजिए, है ना। तो सब कुछ हमने लिख दिया है, और ये ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज ही है, पहले 7 फिर 5 4 3 2 1 और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे किसके, सेकेंड सब क्वेश्चन की। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 5m³ - 2, दूसरे ब्रैकेट में m² - m + 3, 5m³ - 2। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 5m³ - 2, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में m² - m + 3। अब क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, तो चलो 5m³ का मल्टीप्लाई हमें इस पूरे ब्रैकेट में करना है। डायरेक्टली करूँ जैसे हमने इधर किया था, चलो डायरेक्टली करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 5m³ × m², आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, और पावर जुड़ जाएंगे ना, तो 3 और 2 यहाँ मिल करके 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5m³ - m, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 5 आएगा, m का पावर क्या आएगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 1 कितना 4, जी हाँ। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 में करो तो 5 3 से क्या होता है 15 होता है, यहाँ पे आएगा 15 और m का पावर 3। ठीक, तो हमने इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दिया। फिर ये जो -2 है इसका मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करेंगे, तो -2 × m², यहाँ पे आएगा -2m², फिर -2 × -m, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +2m, और -2 इंटू +3, तो 2 3 सा क्या होता है 6, प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए वहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका तो आंसर एक लाइन में ही आ गया, बस यही है इसका आंसर है। और यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज है, पहले 5 4 3 2 1 और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। ठीक है, यही है। अब इतना सारा मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसे खींच देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या क्या देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब बारी है किसकी, डिवीजन की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिवीजन करना है, पहले आप देखो, फिर उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है, तो डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मेथड हमें यूज करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और यहाँ पे हमको क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। तो चलो फिर देरी किस बात की, फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आप लोग को आता ही है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। तो किसको हम डिवाइड करने वाले हैं, इसको, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा। चलो लिखो 3x का क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डिविडेंड को कौन से फॉर्म में लिखना, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखना। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करो क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है, तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर यहाँ पे 1, बिल्कुल ये ना ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डिवाइजर लिखेंगे। तो डिवाइजर मतलब क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से, है ना। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो -3 है ना, इसका अपोजिट लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट ऑफ -3, अपोजिट ऑफ -3, यहाँ पे -3 है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए अभी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से एक लाइन खींचने का, एक लाइन ऐसा, फिर क्या करना होता है, तो जो डिविडेंड है ना उसके सारे कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लाइन से लिख देने का, मतलब जो हमारा ये पोलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 3 है, लिख दो। यहाँ पे देखो -8 है, ये भी लिख दो। इसमें देखो 1 है और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो अपोजिट लिखा था ना -3 का, वो यहाँ पर आ जाएगा +3। अभी क्या करना है, तो पहला वाला नंबर जैसा का तैसा लिखने का। तो यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो ये 3 का 3 यहाँ पे आप लिख दो, पहले वाले नंबर को सेम टू सेम लिख देने का। फिर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9, यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, तो 9 में से 8 गया, तो देखो -8 + 9 आंसर क्या आएगा, देखो -8 + 9 अगर हो तो आंसर क्या आएगा, 9 में से 8 गया तो 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +1। फिर मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3, यहाँ पे आएगा 3, और 3 1 कितना होता है, 4 होता है ना, 3 1 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 19, यही होता है ना, 7 2 9 1, हाँ 19। ठीक है, तो ये जो हमें मिला ना स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, और ये बाकी का बचा हुआ क्या है, तो ये ना जो कोशेंट होता है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म है। ठीक है, चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, सुनो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट। तो ये जो कोशेंट है ना, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म ये देखो, यहाँ पे 3 1 4, 3 1 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोशेंट क्या हो जाएगा, अब उसको अच्छे तरीके से लिख दो ना इंडेक्स फॉर्म में। तो देखो नंबरिंग करो, ये 0, ये 1, ये 2। ठीक है, ये 2 है, ये देखो मैंने 1 कैसा बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और वेरिएबल कौन सा, x ही हमें लेना है, यहाँ पे लिखेंगे x। इसका पावर क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या है 2, यानी इसका पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 1, तो 1x मतलब x, और इसका पावर क्या आएगा 1, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, बस ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगा, और ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, कोशेंट कहलाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एंड रिमाइंडर 19। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमने लिया ना 19। इसको अब मैं मिटा देती हूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में बस हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे। कौन कौन से क्वेश्चंस हमने किए, तो 2 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से जा करके आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके पीछे के आपके सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो भी चैप्टर्स हैं उनको देख सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको हर एक लेसन मिल जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, उसका लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।